आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया टॉपिक बेसिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हमारे पास डेफिनेशन ऑफ बेस क्या होती है। देखो, जिस तरीके से हमने डेफिनेशन ऑफ एसिड सीखी थी वैसे ही हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ बेस। हमारे पास यहाँ पर हम तीन अलग अलग डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अर्हेनियस बेस कि आखिरकार सर हमारे पास ये अर्हेनियस बेस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेस वह स्पीशीज होती है जो कि पानी में क्या करती है, OH माइनस डोनेट करती है। तो हम बोल सकते हैं जो OH माइनस डोनर होते हैं पानी में उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेस। और यह वो डेफिनेशन है जो आपने शायद से पहली बार 10th क्लास में सीखी होगी बेस के बारे में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो होती है ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन, मतलब जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड बेसिस। तो अगर मैं ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करता हूं तो ये कहते थे कि जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं, H प्लस से मेरा मतलब क्या है, H प्लस से मेरा मतलब है प्रोटॉन। तो जो भी प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे पास बेस होते हैं। मतलब सिंपल एक एक लाइन की इनकी डेफिनेशन है, इनको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और तीसरी हमारे पास डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू लुईस, जिसको हम कहते हैं लुईस बेस। तो अकॉर्डिंग टू लुईस हमारे पास ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो लोन पेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अमोनिया। हमारे पास अमोनिया है, अगर मैं अमोनिया में क्या करूँ, H प्लस ऐड करूँ तो देखो जिस तरीके से एसिड होता है उससे H प्लस निकालते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनता है, वैसे ही बेस में H प्लस ऐड करके हम लोग जो NH4 प्लस मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बना रहे हैं इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। सबसे पहली बात आपको ये अच्छे से समझनी पड़ेगी। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ। यहाँ पर अमोनिया फिर से है, अब इस बार मैं सामने लेके आता हूँ BF3। बोरोन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और हमने पढ़ा है जिन किसी स्पीशीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है तो यहाँ से एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं अमोनिया यहाँ पर किसका काम कर रहा है, लुईस बेस का काम कर रहा है। तो देखिए मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए, अमोनिया ही है और इसके दो एग्जाम्पल दिए। एक तो मैंने H प्लस ऐड करके बताया, कॉन्जुगेट एसिड बनाया, और एक मैंने इसको लुईस बेस बताया। तो मतलब अमोनिया ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन वाला पार्ट है। अब सर मेन बात ये बताइए कि आखिरकार हम कैसे पहचानेंगे कौन अच्छा बेस है और कौन खराब बेस है। तो देखो हमारे पास इस डेफिनेशन का तो ऐसा कुछ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब इससे हम लोग अपने क्वेश्चंस में आसानी से नहीं बता पाएंगे कौन अच्छा बेस है कौन अच्छा बेस नहीं है। लेकिन ये जो दोनों ही डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। आप कैसे समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिरकार ये वाली डेफिनेशन कैसे आपको बेसिक स्ट्रेंथ पहचानने में पता लगाएंगे। देखो आपके पास अगर कोई बेस है तो बेस को क्या करोगे, सबसे पहले H प्लस ऐड करवाओगे। देखो एसिड के केस में हमेशा H प्लस निकालते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस के केस में हमेशा H प्लस ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब जो जितने आसानी से H प्लस खाकर जो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वहां पर क्या बनता था, कॉन्जुगेट बेस। मैं बार बार एसिड के साथ कंपेयर क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा तो हम बोलेंगे इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होगा, वीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब वही फंडा है, स्ट्रॉन्ग बेस के पास वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के पास वीक कॉन्जुगेट बेस होता था। अब सवाल है कि सर हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो आपको पता है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए वेरियस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। रेजोनेंस हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो
सकता है या फिर इंडक्टिव हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको इस डेफिनेशन का यूज करना आ चुका होगा। मतलब जब भी आपसे पूछे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में तो आप वहां पर H+ ऐड करवा के कॉन्जुगेट एसिड बनाना, स्टेबिलिटी चेक करना, यदि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वीक होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम बात करते हैं आखिरकार ये वाली डेफिनेशन हमारे कैसे काम में आ सकती है। तो देखो यहां पर बोला है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर दे, ध्यान दो इस वर्ड पे, आसानी से, जो जितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, हम बोलेंगे वहां पर उस स्पीशीज की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बस आपको इन दोनों डेफिनेशन से कुल मिला के इतनी बातें समझनी है। मतलब अब मैं एक एक करके डिफरेंट एग्जांपल्स लेने वाला हूं, जहां पर आपको बस मुझे इन दोनों ही डेफिनेशंस को अप्लाई करके सिखाना है कि आखिरकार इन दोनों ही डेफिनेशन से हम किस तरीके से अपनी बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। देखो जब हम एसिडिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो हमें क्या करना था, एसिडिटी चेक करनी थी, वैसे ही इसमें भी हमें क्या चेक करना है, बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जहां पर आपको सबसे पहले मैं लुईस बेस के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना बताता हूं। मतलब लुईस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे देखना स्टार्ट करेंगे। ये वाली जो कंडीशन है ये हम बहुत ही रेयर लगाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं एमिडीन्स, ग्वानिडीन्स, उनके केस में लगाने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं कि आखिरकार लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डोनेशन जितना आसान होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। देखो एग्जांपल है हमारे पास CH3- NH2- OH- और यहाँ पर क्या है F-। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। आपसे पूछ ही रहा है कि बताइए इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे, कार्बन पर है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पर है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पर है। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे है, फ्लोरीन पे है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम पीरियड के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पीरियड्स के एलिमेंट के लिए जो नेगेटिव चार्ज की हमारे पास स्टेबिलिटी होती है उसके लिए जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात बहुत अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ पर साइज वेरिएशन कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन ज्यादा है तो डोमिनेट करता है। तो देखो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यदि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, तो वहां पर डोनेशन कैपेसिटी क्या होगी, कम। ऐसे ही हम बोलेंगे ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यदि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इतना अच्छे से होल्ड नहीं करेगा और डोनेशन क्या कर देगा, आसानी से कर देगा। तो हम बोल सकते हैं CH3- ज्यादा अच्छा बेस है एज कम्पेयर टू फिर NH2-, OH- और सबसे खराब बेस क्या हो जाएगा, F-। बस आपको यही चीज देखनी है कि आखिरकार जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या तो वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या लोन पेयर फॉर्म के प्रेजेंट में हो सकता है। तो आपको बस ये बताना है कि वहां पर कौन आसानी से डोनेट कर पाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की मैं और बात करता हूं, F-, Cl-, Br- और ये I-। ये आपके पास सवाल है, आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो फिर देखिए हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और जब भी आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज फैक्टर को याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा साइज वेरिएशन है। तो अब हम बोलेंगे कि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है और आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है। अब हमारे पास यदि साइज ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा, और जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होता है उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज की तो डोनेशन कम। तो हम बोलेंगे फ्रॉम नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके यहाँ शुरुआती दौर में डेवलप होने वाले हैं। तो आप दोनों ही एग्जाम्पल में देख रहे हो किस तरीके से हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखकर बता रहे हैं कि जो स्टेबल एनायन होता है वो वीकर बेस होता है। मतलब अभी तक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि जितना हमारे पास स्टेबल एनायन होगा उतना ही वो क्या होगा, उतना ही वो वीकर बेस होगा। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखता हूँ, देखना वो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, CH3 CH2 NH2। ऐसे ही CH3 CH डबल बॉन्ड NH और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N।
ये आपके पास एग्जांपल है, आपको बताना है इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। देखो इन दोनों क्वेश्चन में पहले डिफरेंट एटम पर नेगेटिव चार्ज होता था, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होता था। लेकिन इस बार सभी एटम क्या है, सेम है। सभी एटम क्या है, सेम है। अगर आपके सभी एटम सेम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज वाला कॉन्सेप्ट तो लग नहीं सकता, तो यहाँ पर लगता है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp होती है। और हमें बहुत अच्छे से पता है जो परसेंट s करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जिसका परसेंट s करेक्टर ज्यादा, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा। तो देखो sp, sp2 और sp3, तो यहाँ पर परसेंट s करेक्टर सबसे ज्यादा होता है इस वाले केस में। मतलब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो जो परसेंट s करेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंट s करेक्टर अगर इंक्रीज होगा इस वाले केस में तो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी या लोन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर डोनेशन भी कम होगा। तो सबसे खराब बेस ये होगा, उसके बाद ये होगा, और सबसे अच्छा बेस ये होगा। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर को भी लगाकर अपने बेसिक स्ट्रेंथ को बता सकते हो। मान लीजिए एक क्वेश्चन में और बात करता हूँ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपके पास इस तरीके से NH2 है साइक्लोहेक्सेन पर, और यहाँ पर फिनाइल पर NH2 है। अब आप मुझे बताइए इनमें ज़्यादा अच्छा बेस कौन है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर है, बिल्कुल सही बात है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ये लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड होने का मतलब क्या है, अपनी ही जगह पर उपस्थित है। और यहाँ पर जो लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब हम लोगों ने रेजोनेंस में बात की थी, वह लोन पेयर जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको डीलोकलाइज कहते हैं। अगर ये डीलोकलाइज लोन पेयर है तो इसका मतलब ये घूमने जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और अगर ये घूमने जाएगा तो मतलब डोनेशन के लिए कम अवेलेबल होगा। तो हम बोल सकते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर डोनेशन में कम अवेलेबल होगा, और अगर डोनेशन में कम अवेलेबल होगा तो हम बोलेंगे इसकी डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। कुल मिला के जो मैं आपको लुईस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा उतना ही अच्छा वह बेस कहलाएगा। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है इन 4 एग्जाम्पलों में, किस तरीके से आप देखते हो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्टेबिलिटी। स्टेबल अनायन होगा तो वीकर बेस होगा, हमने एकदम अच्छे से देखा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आसानी से डोनेट कर सके वही हमारे पास क्या होगा, अच्छा बेस होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम अपने स्केल्स की बात करते हैं। स्केल का मतलब केबी या फिर पीकेए, पीकेवी, इस स्केल की बात करेंगे जहाँ पर हमारे किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ के साथ रिलेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्केल्स। देखो डिफरेंट स्केल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे केवी की। अब आपको पता है जैसे आप लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर के लिए Ka पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर के लिए क्या होती है, Kb होती है। Kb को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस कहते हैं। जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ, यदि हमारे पास ये कोई बेस है और ये अगर डिसोसिएट होता है तो कुछ इस तरीके से होगा, बाय प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर आप इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। तो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है इस ही के इक्विलिब्रियम को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं KB से, मतलब एकदम एज इट इज के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन ये किसके लिए है, बेस के लिए है। तो अगर मैं यहाँ से आपको एक बात बताऊं तो हम बोल सकते हैं जितना हमारे पास सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस ज़्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इसको अगर हम KB से रिलेट करें तो KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ज़्यादा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आसानी से कि KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जिस तरीके से आपको मैंने एसिडिक कैरेक्टर बताया था उसमें Ka से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होती थी। जितनी ज्यादा वैल्यू Ka की उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। इस केस में भी ऐसा ही है, जितनी ज्यादा वैल्यू Kv की उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। ये हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा होता है वो होता है pKv। तो देखो pKv के लिए मैंने क्या बताया था, pKv होता है हमेशा माइनस लॉग ऑफ Kb। अगर मैं माइनस लॉग ऑफ Kb की बात कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb।
इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखकर मैं आसाम से बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव लॉग लिया है, अगर केवी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो पीकेवी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो सिंपल इस आधार पे हम एक फाइनल ऑब्जर्वेशन ये बनाते हैं कि पीकेवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, और ये हमारे काम आने वाला है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जहां पे ये बोलेगा कि इनको पीकेवी की ऑर्डर में अरेंज कीजिए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। तो उस केस के लिए आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पहले निकालना है और जस्ट उसके अपोजिट कर देना है। तो ये वाली बात होगी। अब नोट में कभी कभी एक पॉइंट और समझो, कभी कभी पीके के बारे में भी बात कर सकता है। तो अगर पूछे कि पीके का बेसिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन होगा, अब आपके सामने सारे स्पीसीज कैसे हैं, बेसिक हैं, और आपसे बोले पीके, तब क्या करने वाले हो। तो उस केस के लिए आप ये समझो, देखो पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। और आपको पता है अगर कोई एसिड ज्यादा अच्छा है तो बेस ज्यादा खराब होगा, तो हम बोलेंगे यहां से कि पीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये भले ही स्केल जो है वो एसिड के लिए है, लेकिन यहां पर अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ को बताना है तो जिसकी पीके की वैल्यू ज्यादा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन का सहारा लेता हूं। देखिए आपके पास एक क्या है, RNH2 है, यहाँ पर क्या है, NH3 है, और ऐसे ही आपके पास ये एनिलीन है। अब आपको सबका ही नाम सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो ये जो आपके पास RNH2 है, इसका नाम क्या होता है, कोई बताया अगर, अमीन। जब भी कभी कार्बन चेन से NH2 ग्रुप लगा होता है उसको अमीन कहते हैं। यहाँ पर जो ये NH3 है इसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया, और जो लास्ट में ये एरोमेटिक अमीन है इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। आपको यहाँ पर पीके बी का ऑर्डर बताना है, ध्यान दीजिएगा, पीके बी का ऑर्डर बताना है। तो पीके बी का ऑर्डर क्या होगा बताइए सभी लोग। देखो सबसे पहले आप देखो ये सारी की सारी क्या है, नाइट्रोजन एटम है सारे के सारे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज फैक्टर वर्क नहीं करने वाला। अब एक बात देखो, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में, तो हम बोलेंगे ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। और जो हमेशा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे कम होती है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले हमें ऑर्डर तो बेसिक स्ट्रेंथ का ही निकालना है, और जस्ट उसका रिवर्स क्या कर देंगे, पीकेबी। तो हम बोलेंगे सबसे कम हो जाएगा एनिलीन का, मतलब नंबर थर्ड का। तो ये अगर थर्ड है, ये 2 है, ये 1 है, तो नंबर थर्ड का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में जा रहा है तो अवेलेबल बहुत कम होगा। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो देखो ध्यान समझना, ये दोनों ही क्या है, लोकलाइज्ड हैं। सबसे पहली बात तो ये है। अब लोकलाइज है तो आप क्या चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा R ग्रुप लग रहा है, और आपको पता है R जो होते हैं या जो कार्बन चेन होती है वो प्लस I लगाते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है जो आसानी से लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सके वो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो प्लस I होता है वो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो वहां पर उसका डोनेशन भी इंक्रीज करेगा, और डोनेशन इंक्रीज करेगा तो वहां पर उसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो हमेशा इस पॉइंट को आप याद रखिए, जितने भी आपके पास प्लस फैक्टर हैं, प्लस I, प्लस R, प्लस H, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे। तो हम बोलेंगे नंबर 1 बेसिक क्या होगा, 1, फिर उसके बाद 2, और फिर लास्ट में 3। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पीकेबी। तो पीकेबी का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पीकेबी के लिए आप क्या बोलोगे, सर इसका जो जस्ट रिवर्स ऑर्डर होगा, मतलब 3, 2, 1, ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा पीकेबी का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल भी नहीं सोच के चल रहा आपको पहले से क्या पता है क्या नहीं पता। मैं जब से स्टार्टिंग कर रहा हूँ आप उस स्टार्टिंग से लेके इसकी एंडिंग तक देखिए, आपके एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, डेफिनेशन के बाद हमने कुछ स्किल्स देख ली। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी केस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस है। देखो अगर मैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास क्या होते हैं, एलिफेटिक अमीन होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन ही करेंगे एलिफेटिक अमीन्स का। और आप सभी को अच्छे से पता है जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर रखते हैं, RNH2, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब अगर मैं अगली बात करता हूं तो वो हमारे पास होते हैं एरोमेटिक अमीन्स।
अब एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, और सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास एनिलीन, तो ये हमारे पास हो जाएंगे एरोमेटिक अमीन। ऐसे ही तीसरे नंबर पर होते हैं हमारे पास अमाइड्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस में, और अमाइड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, R≡COONH2। मैंने सब पढ़ा रखा है आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में। और जो चौथा होता है हमारे पास, वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो आप पहली बार सुनोगे, एमिडीन्स। देखो एमिडीन्स क्या होता है, इस पॉइंट को समझो कैसे, R≡COONH और यहाँ पर NH2। अगर आप अमाइड और एमिडीन्स में थोड़ा सा फर्क समझोगे तो फर्क ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर NH प्रेजेंट है, ये फर्क है, तो इनको बोलते हैं एमिडीन्स। और ऐसे ही लास्ट हमारे पास होता है ग्वानिडीन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास NH2 C≡NH और यहाँ पर आ जाएगा NH2। अब ध्यान से बात सुनिए, ये डिफरेंट जितने भी आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस दिख रहे हैं, अब इसको मैं एक एक करके स्टडी कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एलिफेटिक अमीन्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एरोमेटिक अमीन्स के बारे में बताऊंगा, और फिर लास्ट में मैं आपको तीनों को यहाँ पर कंबाइन करके इनका कंपेरिजन बताऊंगा, और फिर एंड में इन सबका एक ऑर्डर होगा। लेकिन उस ऑर्डर से पहले मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, देखो जो आपके पास ग्वानिडीन होते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसको आप याद कर लो अभी से। ग्वानिडीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, और वहीं पर जो आपके पास एमाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, वीकेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले इतना तो आपको कम से कम अभी ही समझ जाना है। फिर सुनिएगा, ग्वानिडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस होते हैं और एमाइड्स सबसे वीकेस्ट नाइट्रोजनस बेस होते हैं। मतलब अगर कभी अमाइड्स आ जाएं तो एमाइड्स के अगर बेसिसिटी के बारे में बात करता है तो सबसे कम बेसिसिटी होती है, या ऐसे बोलिए ना के बराबर होती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एलिफेटिक अमीन्स के बारे में। अब देखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। एलिफेटिक अमीन्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता है 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, RNH2, फिर क्या होता है RNHR, और लास्ट में होता है RNR और R। आपको पता है ये क्या होता है, 1 डिग्री अमीन होता है, ये क्या होता है 2 डिग्री अमीन होता है, और ये क्या होता है 3 डिग्री अमीन होता है, इस तरीके से। अब सुनिए, जब हम बेसिसिटी की इनकी बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका फेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की बात करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका फेस, कि आखिरकार कौन सा फेस दिया है। देखो अगर वहां पर फेस की बात करते हैं तो हमारे पास 2 फेज होते हैं, एक तो होता है गैसियस फेज और एक होता है हमारे पास सॉल्यूशन फेज। तो सॉल्यूशन फेज का मतलब तो आपको पता है एक तरीके से पानी में, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गैसियस फेज। देखो जब गैसियस फेज में बात करेंगे तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स में अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, R ग्रुप 1 लगा है तो इसकी तरफ से एक प्लस आई इफेक्ट होगा। आपको पता है कार्बन चेन क्या देती है, प्लस आई इफेक्ट देती है। वैसे ही आप बोलोगे यहाँ पर सर 2 R है तो यहाँ पर इसके मुकाबले यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज्यादा, और यहाँ पर 3 R ग्रुप लगे हैं तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव लगेगा। तो आप बोलोगे सर इन गैसियस फेज अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मतलब जहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा वहीं पर बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। अभी बताया था यदि कोई स्पीसीज है उस पे लोन पेयर है और उससे आपने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो वो स्पीसीज उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने पे वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। तो बताइए इन तीनों ही में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ होगी, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 3 डिग्री अमीन, उसके बाद 2 डिग्री अमीन और लास्ट में 1 डिग्री अमीन्स। ये आपके पास ऑर्डर मिलके आ जाएगा इन गैसियस फेज। लेकिन सवाल यहाँ से नहीं आता, असली में जो सवाल आता है वो सॉल्यूशन फेज से आता है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी छुपी हुई कहानी है वो इस सॉल्यूशन फेज में ही है।
अगर नॉर्मल ऑर्डर होता तो मैं आराम से यहाँ पे लिख देता और बता देता, जैसे मैंने इसका बताया। इसका ऑर्डर थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है जो कि याद रखना पड़ता है, और याद भी अच्छे से रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। ठीक है, तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी सॉल्यूशन फेज में किस तरीके से वेरिएशन करती है और क्या ऑर्डर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स इन सॉल्यूशन फेज। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसका कभी कभी सीधा ऑर्डर आ जाता है पूछने के लिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर ही बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये कैसा ऑर्डर है, तो मैं बोल रहा हूँ पहले आप याद कर लो फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखो यहाँ पर जो R होगा वो R इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, M ही होगा। तो एक ऑर्डर और आ जाता है हमारे पास 2, 1, 3, तो आप डिग्री ही समझिएगा। तो ये तब होता है जब हमारे पास R इक्वल टू ME होता है। तो सबसे पहली बात, आपको ये दोनों ही ऑर्डर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑर्डर याद करना है। अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा तो अपने आप उसके कोरिलेट में याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप तो ये तरीका देखिए कि याद कैसे करना। तो याद करने का तरीका बस 231 याद कर सकते हो नॉर्मली जो हम याद करते हैं। ठीक है, ये तो अब आपके ऊपर है। तो सबसे पहली बात तो चलो याद करना है, ये चीज हो चुकी है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की कि सर आखिरकार इनका एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। तो देखो ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से। हमारे पास यहाँ पर जब बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स की इन सॉल्यूशन फेज बात करते हैं तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जिसमें 3 फैक्टर्स, सबसे पहला एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक लास्ट फैक्टर और होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये 3 फैक्टर हमारे पास होते हैं। अब देखो एक एक करके हम सारे फैक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप इसका पूरा रीजन समझ में आ जाएगा। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बात करता हूं, आपको अच्छे से पता है 3 डिग्री अमीन में 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो उनका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री अमीन का और फिर 1 डिग्री अमीन का। मतलब इसको समझाने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने अभी आपको गैसेस फेज में समझाया है। तो ये ऑर्डर तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सर आखिरकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। तो देखो हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 1 डिग्री अमीन है। तो अगर ये सॉल्यूशन फेज में होगा तो वहां पर H+ मौजूद होंगे, तो यहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्मेशन कर देगा RNH और यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देंगे। किनके साथ, ये जो आपके पास यहाँ पर H उपस्थित हैं, ये H जो प्रेजेंट है इनके साथ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से हो रही है। ऐसे ही हमारे पास अगर एक और 2 डिग्री अमीन है तो हम बोलेंगे इस वाले केस में भी हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं RNHR, इस R को यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कैसे होंगे, OH2 और यहाँ पर भी OH2। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कंपेयर करो तो आप बोल सकते हो इस वाले केस में जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, क्या हो चुकी है, कम। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो चुकी है, कम। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी थोड़ा सा कम होगा। वहां पर स्टेबलाइजेशन अगर कम होगा तो हम आसानी से बोल सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि हम ये H+ खिला के क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या थे, बेस थे, और हम लोग H+ खिला के क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं। जब हम कॉन्जुगेट एसिड बना रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा इन केस ऑफ 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है, इन केस ऑफ 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू इसके। और ऐसे ही अगर हमारे पास लास्ट केस है 3 डिग्री अमीन का, तो यहां पर हमने H+ खिला के क्या कर दिया, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। और कॉन्जुगेट एसिड जब बनाया तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इस वाले केस में ही हम देख सकते हैं इस तरीके से। तो हम बोलेंगे एक तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज हो गया है, तो हम बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर।
इंक्रीज हो गया, तो जिसकी वजह से जो केवी होता है वो हमारे पास क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और अगर केवी डिक्रीज कर गया तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। मतलब जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा वाटर के प्रति, देखो ना स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है, ये जो आर ग्रुप लगे हैं ये आपको अभी तो भोले से मासूम से नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ये फैलना शुरू करते हैं तो ये चारों तरफ नाइट्रोजन की इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल को आने भी नहीं देते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस को कि आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है और हजारों लोगों की भीड़ है, और उस हजारों लोगों की भीड़ पे आप बीच में हाथ ऐसे हिला रहे हो बहुत दूर दूर से, तो जो वो पूरी भीड़ है वो आपके लिए क्या काम कर रही है, आप और आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस का काम कर रही है। वैसे ही हम बोलेंगे ये भीड़ ही है जो इसके और इसके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करेगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर अगर इंक्रीज होगा तो केबी क्या होगा, डिक्रीज, केबी डिक्रीज तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कुल मिला के अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो हमारे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और फिर होना चाहिए 3 डिग्री। ये किसका ऑर्डर है, बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो देखो अब अगर आप दोनों ऑर्डर को थोड़ा सा एक नजर से देखोगे तो आपको दोनों ही ऑर्डर क्या नजर आ रहे हैं, अपोजिट नजर आ रहे हैं। और जब जब साइंस में ऐसा हुआ है कि दो ऑर्डर हो रहे हों और अपोजिट आ रहे हो तो हमेशा जो बीच वाला होता है उसको जिता देते हैं। क्या पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पर ये दोनों ही ऑर्डर अलग अलग आ रहे हैं, उसके रीजंस ये रहे हैं। तो यहाँ पर जब जब साइंस में ऐसा हुआ है तब तब इनमें जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला है ये मजे ले जाता है, मतलब इसी को हम सबसे आगे कर देंगे। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमने 2 डिग्री को सबसे आगे कर दिया। अब बात करते हैं 3 डिग्री, तो इस वाले केस में स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट था तो फिर 3 डिग्री हो गया, फिर लास्ट में 1 डिग्री। तो ये वाला केस हमारे पास आ जाता है मतलब। तो कुल मिला के ये हमारे पास एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन था। मैं फिर कहूँगा आपको एक्सप्लेनेशन में खोना नहीं है, आपको इस ऑर्डर को याद करना है, क्योंकि कंपटीशन में जब भी आएगा तो वहाँ पर आपको पैराग्राफ नहीं लिखना कि ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसा आएगा। अब आखिरकार कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आता हूं और डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो भी अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूं तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही एटम हैं जिन पर क्या है, लोन पेयर है, और दोनों ही एटम कैसे हैं, सेम। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज फैक्टर तो कंपेयर नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर ये देखो क्या दोनों ही लोकलाइज्ड हैं, तो देखो ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है। जब मैं लोकलाइज्ड कहता हूँ तो आप ये समझिएगा कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब यहाँ पर आपको चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये वाला भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये वाला भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब सारी ही चीजें सेम आ रही हैं तो उस केस में अब आपको चेक करना है डिग्री। देखो ये वाला जो है ये क्या है, 2 डिग्री है अमीन, और ये वाला कौन सा डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री दिखाता है। तो 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, यहाँ पर 1 कार्बन से है तो 1 डिग्री। और हमें अच्छे से पता है जो हमारा ऑर्डर था वो क्या था, 2 डिग्री, फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड था 3 डिग्री और फिर था 1 डिग्री। जब हमारे पास R इज नॉट इक्वल टू M ही था तो हम बोल सकते हैं ये वाली साइड ज़्यादा बेसिक होगी एज कम्पेयर टू इस वाली साइड के। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो यहाँ पर तीनों ही नाइट्रोजन आइटम है, तीनों पे ही लोन पेयर है, इन सब की हाइब्रिडेशन भी सेम है, ये सभी लोकलाइज्ड हैं। अब आपको डिग्री चेक करनी है, ये है 1 डिग्री अमीन, ये है 2 डिग्री अमीन, और ये है आपके पास 3 डिग्री अमीन। और आपको पता है अभी अभी हमने सीखा है ऑर्डर हमारे पास ये है, तो सबसे ज़्यादा होता है 2 डिग्री अमीन, तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2 और ये हो जाएगा नंबर 3। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे अपने आप में, और इन क्वेश्चंस में आप अपने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या दोनों ही लोकलाइज्ड हैं, बिल्कुल दोनों ही लोकलाइज्ड हैं, कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब ये वाली जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3, लेकिन ये वाली हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडेशन निकालनी आती है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कौन से लोन पेयर, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। याद करो रेजोनेंस के टाइम एप्लीकेशन पढ़ाया था हाइब्रिडेशन निकालने का, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कौन से वाले, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको काउंट करते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा sp3 sp2, और हमें पता है इस केस में परसेंट एस करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ऐसे इन क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो
यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, दोनों ही नाइट्रोजन लोन पेयर है, लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है वो कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। अब आप ये उम्मीद मत रखो कि मैं आपको फिर यहाँ से रेजोनेंस बताना स्टार्ट करूंगी कि यहाँ पे देखो रेजोनेंस कैसे हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर, ऐसे ही तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे जानते हैं। और यहाँ पर जबकि कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे ये कैसा है, लोकलाइज्ड है। तो सबसे पहले आप एक बात समझ जाओ कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिसिटी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू लोकलाइज्ड। और फिर कोई फैक्टर्स आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, डिग्री क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, वो सब देखना ही नहीं है। अगर आप डीलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड पहचान रहे हो तो लोकलाइज्ड की बेसिसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर O माइनस है और यहाँ पर भी O माइनस है, लेकिन यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ डीलोकलाइजेशन पे है। और अभी हमने बात की थी जो भी नेगेटिव चार्ज है लोन पर डीलोकलाइजेशन में जाता है तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। इस वाले सवाल को देखते हैं। देखो सब सेम सवाल है, यहाँ पर लोकलाइज है और यहाँ पर क्या है, डीलोकलाइज है, तो इस केस में भी इसकी बेसिसिटी ज़्यादा। कुल मिला के ये फैक्टर तो आपको हमेशा ही लगाना है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। आगे दो क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं तो सभी केस में नाइट्रोजन एटम पर क्या है, लोन पेयर है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो क्या कोई डीलोकलाइज्ड वाला है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोन पेयर कहाँ है, डीलोकलाइज्ड है, तो आप बोलोगे इसकी जो बेसिसिटी होगी सबसे कम होगी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एकदम लास्ट में कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो मैं बोलूंगा थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट, क्योंकि यहाँ पर कहाँ जा रहा है, डीलोकलाइजेशन में। अब मैं कंपेयर करता हूं इन तीनों में, तो अब इन तीनों के लिए मुझे हाइब्रिडेशन चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर sp3, यहाँ पर sp3 और इस वाले केस में sp2। और हमें पता है sp2 वाले केस में बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो नंबर 3 के बाद आ जाएगा नंबर 4। अब सवाल है इन दोनों में, दोनों ही लोकलाइज्ड, दोनों ही की हाइब्रिडेशन सेम। अब इस केस में आपको डिग्री लगानी है, ये होता है 1 डिग्री और ये होता है 2 डिग्री, और हमें पता है 2 डिग्री वाला ज़्यादा बेसिक होता है। तो सबसे पहले सेकंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, फिर फोर्थ और फिर थर्ड। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने आप एक बार फिर से ट्राई करो, अपने कॉन्सेप्ट्स लगाओ, क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप कीजिएगा और फिर मेरे साथ आंसर मैच कीजिएगा। खुशी अलग ही होती है जब हम खुद क्वेश्चन करते हैं ना, उसकी अलग ही खुशी होती है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब सुनना, सभी लोन पेयर लोकलाइज है। आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड तो पहली नजर में ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने रेजोनेंस पे इतना अच्छा खासा समय बिताया है, ऐसे सिखाने के लिए बिताया था ना। तो ये लोकलाइज्ड है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, 1 2 3, सब में सिग्मा बॉन्ड बराबर, सब में लोन पेयर बराबर। अब यहाँ पर जो प्लस फैक्टर वर्क कर रहे हैं वो देखो, कुछ एटम लगे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है तो हमें पता है ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, और यहाँ पर सल्फर का भी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो तो बेसिसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिसिटी डिक्रीज करते हैं। तो आपके पास ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो यहाँ पर बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो नंबर 1 ही आ जाएगा, ये नंबर 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में ज्यादा माइनस इफेक्ट कहाँ लगेगा, ऑक्सीजन के केस में, क्योंकि ओवरलैपिंग देखेंगे पहले, तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा या इलेक्ट्रॉन चेक करते हो, मतलब मेन इसमें साइज में ओवरलैपिंग दिखते हैं। तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, थर्ड, और थर्ड के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड। ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन और सल्फर में माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो माइनस इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा, तो उसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम। तो ये सारे सवाल से जो हमारे फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। देखो एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी एक अलग ही कहानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।